अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और बड़े अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान दोबारा खेलेगा। आई थिंक लास्ट पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैच खेला था शायद फरवरी मार्च में खेला था, और उसके बाद 5 6 7 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहा है। और जो इसके सीरीज के साथ ही जो आपका 2025 टू टिल 2027 जो टेस्ट क्रिकेट का चैंपियनशिप का साइकिल है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। और पाकिस्तान ने जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया है, बहुत बैलेंस्ड स्क्वाड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। उसको देख के एक चीज तो क्लियर हो गई है हमें कि जिस तरह की पिचेस और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने आखिरी 2 सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और अगेंस्ट इंग्लैंड खेली थी, उसी तरह की पिचें हमें देखने को मिल सकती हैं जो ड्राई होंगी, रैंक टर्नर्स होंगी। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में कितनी बेहतरी आएगी ओनली टाइम विल टेल। बट हॉर्सेस फॉर कोर्सेज को अगर माइंड में रखा जाए कि आपने होम में डोमिनेट करना है, होम में जीतना है, बिकॉज जितनी भी लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप्स हुई हैं अगर आप उसमें देखते हैं तो जिस भी टीम ने क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए, उन्होंने उनका 95 टू 100% के बिटवीन जो पॉजिटिव रिजल्ट, विनिंग रेशियो उनकी होम पे रही है। साउथ अफ्रीका अगर चैंपियन बनी तो अपने होम पे डोमिनेट करती रही। इंडिया अगर 2 दफा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली है तो अपने होम में कोई मैच नहीं हारती थी, सारे मैचेस जीतती थी। ऑस्ट्रेलिया अपने होम में डोमिनेट करती थी, तो जिसकी वजह से वो हमेशा फाइनल्स में आती है। तो इसलिए पाकिस्तान उनको हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में हमने फ्लैट पिचेस बनाई जिसपे हमें हमारे हक में फैसले नहीं आए, हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सके, हम और इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच बहुत बुरी तरह हारे। तो एक डिसीजन लिया गया कि यार हम एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स की तरफ जाते हैं और एक रैंक टर्नर्स बनाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारे बैटर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप जीते। अगर ये भी स्क्वाड भी देखते हैं जिस तरीके से आपको साजिद खान नजर आते हैं, नुमान अली नजर आते हैं, आसिफ अफरीदी जो आई थिंक 39 ईयर्स के हैं और इस एज में उनको टेस्ट स्क्वाड में डाला गया है, तो ऑब्वियसली इसी चीज को माइंड में रख के डाला गया होगा कि अगर जो इस 2 साल के साइकिल में हमने होम में टेस्ट मैचेस खेलने हैं 8 से 10, तो उसमें वो हमें कितने कारआमद आ सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द कंट्री राइट नाउ। और अभी जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी हुई उसमें उन्होंने वो बेस्ट बॉलर बने और अपनी फाटा की टीम को, जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, उन्होंने अपने पूल में टॉप करवा के उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्वालिफाई करवाया। तो उनकी एबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है। लास्ट ईयर आपने बहुत से प्लेयरों के डोमेस्टिक क्रिकेट के करियर्स खत्म किए, उनके क्रिकेट करियर्स खत्म किए। एक फजूल सा एक बैन लगा करके 35 ईयर्स से जो बड़े लड़के हैं, ये 35 ईयर्स के जो लड़के हो गए उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने देंगे क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं। एक तरफ आप डोमेस्टिक क्रिकेट जहां पर दुनिया में ऐसा किया जाता है कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होते हैं, जो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो काउंटी क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड्स होते हैं, वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते। वो 40 साल तक, 42 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और उन डोमेस्टिक क्रिकेट में आने वाले जो नए बच्चे होते हैं वो उनको तैयार करते हैं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट से एक्सपीरियंस, वो क्वालिटी स्पिनर्स, वो क्वालिटी बैटर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज्यादा तजर्बा रखते थे, तो उनको बाहर कर दिया कि हमें यंग ब्लड चाहिए। और जब आपने पाकिस्तान की टीम अनाउंस की तो उसमें आपने यंग ब्लड जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाया, जिसमें रफात मिनाज, जिसमें मेहरान मुमताज, जिसमें आपने इन बच्चों को खिलाया, जिसमें अली उस्मान जिन्होंने डोमेस्टिक में टॉप भी किया, इस साल भी उन्होंने विकेटें ली, उनको इग्नोर करके आप नुमान अली जिनकी एज 38 39 है, आसिफ अफरीदी जो 40 के अराउंड है, उनको सिलेक्ट किया। देखिए मैं हमेशा इस चीज का कायल रहता हूँ कि एज किसी भी प्लेयर के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आसिफ अफरीदी को ऑन हिज सिलेक्शन। और आप जब पूरी जिंदगी क्रिकेट में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं पाकिस्तान से खेलना, चाहे आपकी एज 29 है, 19 है या चाहे 39 है। तो आई थिंक कंग्रेचुलेशन टू हिम। और एक जो बहुत अच्छी सिलेक्शन मुझे लगी है वो है फैसल अकरम की सिलेक्शन। एक मैच में भी उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 12 भी आउट किए और मुल्तान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस लाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन पिचेस पे जहां पे बैट्समैनों ने डोमिनेट किया। डबल सेंचुरीज हुई, ट्रिपल सेंचुरीज हुई, वहां पे उन्होंने 28 विकेट्स ली और एक मैच में 12 भी आउट किए। और एक यंग चाइना मैन है जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं इन्हें सुफियान मुकीम से बहुत ऊपर रेट करता हूँ स्किल में। हाँ, हार्ड वर्क में कमी हो सकती है,
उनके पैशन में कमी हो सकती है, उनकी डायरेक्शन सही होने की ज़रूरत हो सकती है, मगर अगर आप नेचुरल पोटेंशियल देखते हैं, नेचुरल टैलेंट देखते हैं, तो वो कोई भी ये नो ब्रेनर है। अगर सुफियान मुकीम को और फैसल अकरम को आप इकट्ठे बॉलिंग करते देखें, तो आपको एक मैसिव डिफरेंस नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ स्किल। और मैं पहले भी कई वीडियोज़ में ये कह चुका हूँ कि दुनिया में बहुत चाइनामैन बॉलर्स को मैं खेला हूँ। मैं श्रीलंका के बॉलर थे एक चाइनामैन, उनको खेले हैं, तबरेज शमसी को खेले हैं, सुफियान मुकीम को खेले हैं। लेकिन दो बॉलर स्टैंड आउट करते हैं दुनिया में, एक फैसल अकरम और एक कुलदीप यादव, कि जिनके दोनों बॉल चाइनामैन जो लेग स्पिन लेग स्पिन करते हैं वो भी उतना लंबा स्पिन होता है और गुगली भी लंबी स्पिन होती है। ये बहुत कम बॉलर्स में ये चीज होती है। आप अगर एक साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स होते थे, उनका भी आप देखें तो उनका जो चाइनामैन है वो इतना स्पिन नहीं होता था, गुगली अच्छा स्पिन होता था। सुफियान मुकीम का चाइनामैन बहुत थोड़ा स्पिन होता है, गुगली अच्छा पेस से स्पिन होता है। तबरेज शमसी को देखते हैं, उनका भी गुगली लंबा स्पिन होता है, जो नॉर्मल चाइनामैन होता है वो इतना लंबा स्पिन नहीं होता। इसलिए ये सारे बॉलर टेस्ट क्रिकेट में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने कुलदीप यादव रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि फैसल अकरम अगर टेस्ट क्रिकेट में रहे और अगर वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ, स्क्वाड के साथ ट्रैवल करते रहे और अगर इसी तरीके से वो रेड बॉल पे फोकस करते रहे और रेड बॉल क्रिकेट खेलते रहे, तो आने वाले टाइम पे ये पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करने वाले वो स्पिनर बन सकते हैं जिस स्पिनर की पाकिस्तान को तलाश है। एक बरार के साथ एक ऐसा वाइट बॉल क्रिकेट में भी ये पेयर बना सकते हैं कि जो हम वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को देखते हैं, इब्रार और फैसल अकरम वो पेयर बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक उनकी सिलेक्शन बड़ी खुशाइन चीज है। शान मसूद को कैप्टन रिटेन किया गया है, बड़ी पेशन गोइयां हो रही थी, बड़ी पीछे आवाजें उठ रही थी, शायद आगा सलमान को ही कैप्टन बना दिया जाएगा, शायद सऊद शकील को कैप्टनसी दे दी जाएगी। बट आई थिंक इट्स गुड कि एक बंदे को अगर आपने कैप्टन बनाया है, किसी को भी बनाया है, रॉन्ग आप शान मसूद, तो आई थिंक इज अ गुड कैप्टन, बट उनको अपनी बैटिंग से देखना पड़ेगा। मेरा हमेशा मानना होता है कैप्टन हमेशा तब खुलकर उसकी जो प्योर कैप्टनसी या प्योर उसके जो डिसीजंस खुलकर सामने आते हैं, जब वो अपनी स्किल्स में, अगर वो बैट्समैन है तो बैटिंग में, बॉलर है तो बॉलिंग में, जब तक वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं देगा, जब वो ऑटोमेटिक चॉइस प्लेइंग 11 की नहीं बनेगा, पहला प्लेयर वो ऐसा नहीं बनेगा कि जिसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है, उसको कैप्टनसी करने में, उसको टीम विद इन द टीम वो रिस्पेक्ट अर्न करने में मुश्किल होगी। शान मसूद, कोई शक नहीं है इनके पोटेंशियल में, कोई शक नहीं है इनके टैलेंट में। काउंटी क्रिकेट अभी खेल कर अपनी काउंटी से सबसे ज्यादा रन करने वाले बैट्समैन बने इस साल भी, और लास्ट 2-3 सालों से काउंटी क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बट आई थिंक ही हैज टू लुक आउट फॉर कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन कैसे करने हैं। अब इट्स अबाउट टाइम। आमिर जमाल को रिटेन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में आए थे, लगा था कि शायद पाकिस्तान को वो ऑलराउंडर मिल गए हैं जो पाकिस्तान को शायद जरूरत है, जो कि मेन बॉलर का रोल भी प्ले कर सके और साथ आपको 8 नंबर पर आकर वो बैटिंग की स्टेबिलिटी भी दे सके, जो दुनिया की हर अच्छी टीम एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेना चाहती है अपनी टीम को बैलेंस रखने के लिए। दरमियान में इंजर्ड हुए, फॉर्म खराब हुई, ड्रॉप हुए, खेले, परफॉर्मेंस नहीं हुई, मगर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, लाहौर से परफॉर्मेंसेस दी हैं, 2-3 5 विकेट हॉल भी लिए हैं, बैटिंग में भी 1-2 50 किए हैं, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक इज इनकी परफॉर्मेंसेस पिछले रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो काफी इनकंसिस्टेंसी पाई गई है, मगर ऑब्वियसली टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फ्यूचर कहा जाता है पाकिस्तान का, उनको रिटेन किया गया। इब्रार अहमद को रिटेन किया गया, आसिफ अफरीदी को, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, उनको इंक्लूजन किया गया। बाबर आजम को बड़े अरसे के बाद फैंस देखे देंगे। लास्ट टाइम फैंस ने बाबर आजम को खेलते हुए मार्च में देखा था। और पाकिस्तान का अगर एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसको लोग इतना प्यार करते हैं, जिसको लोग देखना चाहते हैं, वो 6-6 महीने अगर देखने को ना मिले तो लोग बड़ा एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं कि ये T20 की स्लॉगिंग से हटकर हम दोबारा एक क्लासिकल टच बाबर आजम का देख सकेंगे। फैसल अकरम की बात कर चुके, हसन अली को टेस्ट स्क्वाड में रिटेन किया गया है। अभी एशिया कप में भी टीम का हिस्सा थे, ट्राई नेशन में भी टीम का हिस्सा थे, ज्यादा मौके नहीं मिल सके, मगर हमें पता है ड्राई पिचेस में जब रिवर्स स्विंग की बारी आएगी तो हसन अली प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग। ये जितने भी फास्ट बॉलर पिक हुए हैं, इमामुल्लाह का कमबैक हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन पे थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक समझ लें या बेतुका क्रिटिसिज्म होता है इनकी परफॉर्मेंसेज में। अगर आप इनको
वनडे स्क्वाड से भी इनको बाहर किया गया, 49 की एवरेज थी, स्ट्राइक रेट जरूर बॉलर डे क्रिकेट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि कम था थोड़ा, लेकिन बाहर हो जाना समझ से बाहर था। कामरान गुलाम आई थिंक इट्स अ गुड साइन, बेशक उनके लास्ट एक दो मैच अच्छे नहीं गए, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि उनको लंबा रन दिया जाए। खुरम शहजाद अभी काउंटी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं और रिदम में होंगे, उनको भी टीम में रिटेन किया गया है। मोहम्मद रिजवान को वापसी देखने का मौका मिलेगा काफी अरसे के बाद। रोहिल नजीर एक इंक्लूजन की गई है, लास्ट सीरीज में मोहम्मद हारिस को एज अ बैकअप विकेट कीपर डाला गया था, बट आई थिंक रोहेल नजीर को शामिल करके एक चीज तो इस सिलेक्शन कमेटी ने क्लियर मैसेज दिया है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को जरूर इज्जत देंगे। जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं उनको सिलेक्शन उनकी होगी। उसका रिजल्ट आप आसिफ अफरीदी की सिलेक्शन देख लें, आप फैसल अकरम की सिलेक्शन देख लें, आप इमाम उल हक की सिलेक्शन देख लें, आप रोहिल नजीर की सिलेक्शन देख लें। अभी उन्होंने ए टीम के टूर पे इंग्लैंड में 100 भी किया था। तो आई थिंक पाकिस्तान इस तरह का विकेट कीपर ढूंढ भी रहा है, इवन फॉर द व्हाइट बॉल क्रिकेट के, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके, क्योंकि रिजवान भी ओपन करते हैं, हारिस भी ऊपर खेलने वाले प्लेयर है, और साहबजादा फरहान ओपनिंग कर रहे हैं टी20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में आपके ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपको रिजवान के बैकअप के तौर पे भी एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो 5-6 नंबर पे भी बैटिंग कर सके। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग, इनको मौका अगर मिलता है तो। साजिद खान और नुमान अली जो पाकिस्तान के पिछले 2-3 सीरीजों से सुपरस्टार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की पिचेस बनी हैं उनको सूट करती हैं, तो they will be key for Pakistan in this series. Salman Ali Agha, obviously, our automatic selection has been brilliant for Pakistan in Test cricket and in One Day cricket. Saud Shakil, probably best pair of spin in Pakistan squad. Shaheen Shah Afridi, शायद मुझे याद पड़ता है इनको टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था लास्ट टाइम, मगर उनका एशिया कप में रिदम देखकर, उनकी वो पेस देखकर, रिवर्स स्विंग की वो स्किल देखकर, उनका वो कंट्रोल देखकर आई थिंक ये डिसीजन लिया गया कि उनको टेस्ट क्रिकेट में वापस लेकर आया जाए। और जितना मैं शहीन शाह को जानता हूँ, जितना उनके साथ टाइम गुजारा, ही लव्स रेड बॉल क्रिकेट। वो उन लोगों में से नहीं है, कुछ हमारे फास्ट बॉलर है जो रेड बॉल क्रिकेट से शायद भागते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक अगर स्क्वाड की बात करें तो बड़ा बैलेंस स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है। और अगर उस तरह के स्क्वायर टर्नर्स बनते हैं तो आप अगर साजिद खान, नुमान अली, इब्रार अहमद, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, 5 स्पिनर स्क्वाड में अगर आपने डाले हैं, तो फिर इससे एक चीज तो श्योर है कि भाई हमें वही बड़े पंखों से ड्राई की हुई पिचे जहाँ पे स्क्वायर टर्न होगा। अब उसके लिए हमारे बैट्समैन कैसी तैयारी करेंगे? साउथ अफ्रीका की टीम में भी कशम महाराज हैं, कोई और भी स्पिनर वो लेकर आएंगे, ही इज अ क्वालिटी स्पिनर एज वेल, आपको उसको भी फेस करना है। तो हमारे बैट्समैन कैसा कोप अप करेंगे? देखें, जब बारी आई थी वेस्ट इंडीज के स्पिनर को, इतने नामी गिरामी स्पिनर्स भी नहीं थे उनमें, उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को इन ट्रबल डाल दिया था। मगर पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने एक चीज मेक श्योर कर ली है कि वो फ्लैट पिचेस पे उनके पास शायद फास्ट बॉलिंग की वो क्वालिटी या स्पिनर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो किसी जमाने में सकलैन मुश्ताक होते थे या सईद अजमल होते थे, या इस तरह की क्वालिटी के बॉलर्स आपके पास नहीं है जो फ्लैट पिचेस पे भी यासिर शाह होते थे, जो दानिश कनेरिया होते थे, या जो फ्लैट पिचेस पे आपको जितवा सके। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी पिचेस बनानी है जिसमें आपको एक रिस्क फैक्टर आपके साथ हमेशा रहेगा कि आप खुद भी उस खड्डे में गिर सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये देखा जाए तो, मगर इस चीज से एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 33-34 साल के प्लेयरों को, जिनकी जान उन्होंने सूली पे लटकाई हुई है कि आपको सिलेक्ट ना करने का पीसीबी ने कहा है, पीसीबी ने कहा है कि यंग प्लेयरों को डाला जाए, तो आई थिंक इस सब को अब एक कूड़े के डब्बे पे फेंक देना चाहिए। एज इज नॉट एन इशू। अगर 39 साल का बंदा फर्स्ट टाइम टेस्ट स्क्वाड में पिक हो सकता है, 39 साल, 38 साल, 39 साल का बंदा पाकिस्तान का फ्रंट लाइन स्पिनर हो सकता है, आप उन लोगों को पिक कर सकते हैं। कहने पे आई थिंक आप मेहरान मुमताज को रख सकते थे अगर आप आसिफ अफरीदी की जगह लेके जाते कहीं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो साजिद खान, नुमान अली और इब्रार के साथ ही 3 स्पिनर्स यही खिलाएंगे। लेकिन आसिफ अफरीदी आई थिंक, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है उसकी फिटनेस अच्छी है, उसको मौका मिलना चाहिए। और आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है। विशिंग पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। पहली टेस्ट सीरीज है इस साइकिल की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अपना ख्याल